लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, खत्म हो गया था नहीं? देखो 1 घंटे में हमने अपसर्ट भी बना, डिलीट भी किया था भाई, तो बिना अपसर्ट, लेकिन अपसर्ट अब रोज यूज होगा, बस इतनी बात है। तो आज हम लोग इसके अंदर क्या करने वाले हैं, पहले आप ये देखो, 15 थोड़ी सी चीजें इसमें और ऐड करेंगे, ध्यान से 5-4 बार प्रैक्टिस कर लेना। तो मैं अब करवाने वाला हूं आज और कल, ठीक। और मंडे से आपका प्रोजेक्ट शुरू होगा, ठीक। अब ये देखो बुकलेस डेटा आ रहा है। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे सर्च करना हो, ये तो जो 3 रिकॉर्ड हैं, मान लो 300 बुक्स, अब कैसे आएंगी 300, 500, 1000 नीचे तक, ठीक। तो हम चाहते हैं 3 है, 10 है, यहाँ नेक्स्ट प्रीवियस आ जाए, होता है ना जैसे गूगल में ज्यादा डेटा आए, इसे पेजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पेजिंग। एक सर्चिंग, यहाँ बटन लगा, एक टेक्स्ट बॉक्स लगा हो, ए लिखे ए वाले आ जाए, ASP.NET लिखे तो ASP.NET आ जाए, सर्चिंग। फिर यहाँ पे हम चाहते हैं जिस बुक का प्राइस सबसे ज्यादा, सबसे पहले वो आए, उससे कम वाली, उससे नीचे, उससे कम, उसे क्या कहते हैं? सॉर्टिंग। तो यहाँ सर्चिंग भी होगी, नेविगेशन भी होगी, फिल्ट्रेशन भी होगी, सॉर्टिंग भी होगी। और आप बताओ, ये हर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट। एक यानी कि यह हर प्रोजेक्ट के अंदर ये यूज होगा, ठीक। सॉर्टिंग, फिल्ट्रेशन, नेविगेशन, ये सारा, ठीक। तो पहली बार हम इसको नहीं छेड़ेंगे, तो ठीक है, कर रहा है यहां पे। और के बाद फिर हम ऐसा टेबल बनाएंगे, ठीक। इसको छेड़ेंगे तो पता चला ना ये चला ना वो चला, ये तो ठीक चल रहा है, पहला काम ये, ठीक। और इसमें एक नया कंसेप्ट में ऐड करूंगा, डेटा टेबल, जिसके थ्रू डेटा टेबल एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी मैंने नहीं बनाया, एक बनी हुई है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसके अंदर ये सारी फीचर्स हैं जो मैंने बोली। सॉर्टिंग करो, फिल्ट्रेशन करो, नेविगेशन करो, सर्चिंग करो, वो सब कुछ जो है उसके अंदर है। डेटा टेबल, तो ये जो डेटा टेबल है, अब हमने उसको इम्प्लीमेंट कर, ठीक। तो इसके लिए कुछ लाइब्रेरी है जो हम यूज करेंगे, जो मैंने नहीं बनाई, बनी हुई, ठीक। और कुछ लाइब्रेरी ऐसी यूज करेंगे हम लोग इसके अंदर, जैसे आप लोग डिलीट का बटन लगाते थे तो वांट टू डिलीट ऐसे आता था, अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी, वहां बढ़िया सा डायलॉग बॉक्स चाहते हैं आए, ठीक। उसके लिए भी हम एक लाइब्रेरी यूज करेंगे, स्वीट अलर्ट करके होती है, ठीक। करेंगे, बताएंगे। इसी तरह जैसे डाटा डिलीट हो जाता है, उसके बाद जो मैसेज आता है डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली आए, वो भी बढ़िया सा एक डायलॉग बॉक्स आए, तो उसके लिए हम टोस्टर यूज करेंगे। यानी अब आपको वो चीजें करवाई जा रही जो प्रोजेक्ट में होती हैं, ठीक। लेकिन उसके लिए हमारे पास बनी हुई लाइब्रेरी है JS फाइल, मैंने नहीं बनाई ना आपने बनाई, ठीक। वो JS फाइल है, और तो उसकी कुछ JS फाइल भी होगी और कुछ उसकी CSS फाइल भी होगी, ठीक। तो सबसे पहला काम तो हम वही करने जा रहे हैं। अब वो लाइब्रेरी कौन सी होंगी वो मैं आपको बता रहा हूं जो हमने यूज करनी है, ठीक। आपने वो पाथ जो है मैं नोटपैड में लिख रहा हूं, ठीक। उस
उसके बाद आपने क्लास के बाद पाथ यूआरएल, पाथ का मतलब क्या हो गया यूआरएल। ठीक, बड़ी मजेदार चीज है जो बताने जा रहा हूं मैं आपको, बड़े ध्यान से, और ये रोज यूज होने वाली चीज। ये तो पहले आपको पता है उनको रखते कहां, तो हम उसको कहां रखते हैं, पेजेस के अंदर, शेयर के अंदर, लेआउट। लेआउट की कहानी पता है। और ये देखो ऊपर हम रखते हैं किसको, सीएसएस को। तो जो मेरे सीएसएस फाइल होंगी वो मैं कहां रखूंगा, एक सीएसएस रेफरेंस, एक ये सीएसएस फाइल होगी, एक तो मैं कह रहा हूं डायलॉग बॉक्स बनेंगे उसके लिए कोई सीएसएस फाइल होगी, वो हम यहां रखें। वो कौन सी है बताऊं। और इसी तरह से जेएस सीएसएस एक जैसे ये एक, वो उनके रेफरेंस यहां है। उसके बाद यहां पे एक आप सारी कौन सी रखेंगे, जेएस फाइल, कौन सी जेएस फाइल, एक जेएस रेफरेंस। अब यहां पे जेएस फाइल, अब कौन सी सीएसएस और जेएस फाइल होंगी वो मैं आपको यहां पे, तो सबसे पहले ये सीएसएस फाइल, ये कॉपी की और अपने प्रोजेक्ट में यहां पे सबसे ऊपर ये पाथ। अब आप बोलोगे तो ये पाथ में यहां नोटपैड में क्लास के बाद आप लोगों ने ले लेंगे, कितना लंबा लिखना, गलती हो सकती है आपसे। ठीक, तो ये क्या हो गए सारे, बोलो सीएसएस रेफरेंस। ठीक, ये आ ठीक, ये आ ले रहा है। और ऐसे ही नीचे मैं रख दूंगा सारे जेएस रेफरेंस, ये वाले। ठीक, ये सारे क्या आपके सीएसएस रेफरेंस, और यहां अब, और उसके बाद जेएस, और यहां पे जेएस रेफरेंस, ये सारे, और यही जेएस रेफरेंस मैंने यहां पे नोट कर ले रहे हैं एक, और इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप पे, रेफरेंस .txt फाइल, और सेव कर दिया, यस। ये क्लास के बाद आप लोग ये ले लो, ले रहे जी, समझाता हूं ये सारा, ये किस किस काम के लिए। ठीक, तो आपने कहा लिखा, पहले तो समझा गया, लेआउट में जाके बताइए, यही तो मास्टर पेज है हमारा। तो सबसे पहले ये देखो सीएसएस में यहां 3 फाइल के पाथ दिए, और ये पाथ लाइव है। ये देखो, ये मैंने डायरेक्ट वेबसाइट का पाथ दे दिया, इसके लिए इंटरनेट चाहिए जब भी आप यूज करो।
अगर मैं इसको कॉपी करूं और ये देखो इस लैपटॉप पे इंटरनेट चल रहा है और ये देखो एंटर में आ गया, जो भी उसमें CSS का कोड था वो सारा आ रहा है। ठीक, तो ये लाइव यूआरएल टेस्ट कर लो चाहे, ठीक, ये कोई ऐसे नहीं है। तो अब ये देखो, पहले ये देखो ये लाइव यूआरएल है, ये डाटा टेबल यूज करने जा रहा हूं। देखो CS फाइल आई है, जैसे बूटस्ट्रैप CSS थी, डाटा टेबल, पहली बार डाटा टेबल की यूज कर रहा हूं मैं। डेटा टेबल की जो है ये आपका पहली बात है, ये कॉमन चीज है। कॉमन चीज का मतलब ये है ये डाटा टेबल जो सिर्फ .NET का पार्ट नहीं है, ये डाटा टेबल जावा पाइथन जिसमें भी आपको इसकी फीचर इंप्लीमेंट करनी है ऐसे यूज होगा जैसे मैं सिखाने जा रहा हूं। तो जो डेटा टेबल है इसमें सॉर्टिंग की फीचर भी है, इसमें फिल्ट्रेशन भी है, इसमें नेविगेशन भी है, इसमें सर्चिंग भी है। नहीं तो एक डेवलपर इन चीजों को करने के लिए बड़ा परेशान रहता और एक्यूरेसी उसकी फिर नहीं आती। और ये सारा काम फ्रंट एंड से हो रहा है। JS कहां चलती है? क्लाइंट साइड पे। एक तो परफॉर्मेंस भी बेटर होगी, कहने का तो मेरा ये है। आपसे कोई पूछे कि आपने प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें बहुत बढ़िया सॉर्टिंग कर रहे हो, फिल्ट्रेशन, नेविगेशन, तो उसके लिए क्या फीचर यूज की? तो आप बोलोगे आपने उसमें जावास्क्रिप्ट की क्या यूज की है? डेटा टेबल फीचर। ये CSS है, नीचे जावास्क्रिप्ट है। हमेशा याद रखना, बता चुका हूं, ऊपर CSS नीचे JSS, एक JS फाइल जो थी जावास्क्रिप्ट फाइल। ये डाटा टेबल को। दूसरी बात, ये jQuery के लिए आपको चाहिए होगी, यहाँ jQuery भी यूज होगी आपको, ये मैं यूज करूंगा तभी आपको समझाऊंगा क्यों, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज ना करो। तीसरी, ये टोस्टर है। ये होता है जैसे आपका डाटा डिलीट हो गया टेबल से, उसके बाद चाहते हैं बढ़िया सा मैसेज आए, बढ़िया सा डायलॉग बॉक्स लगे देखने में, डाटा सक्सेसफुली अपडेटेड, डाटा सक्सेसफुली डिलीटेड, कुछ भी, तो उसके लिए डायलॉग बॉक्स है और कुछ नहीं है। नहीं तो ऐसा ना देखने में ऐसे आप जाता मैसेज देखने में बड़ा गंदा सा लगता, एक तो डाटा डिलीट हुआ और मैसेज भी करता। इसलिए हम लोग टोस्टर यूज करते हैं। टोस्टर बेसिकली मैसेज के लिए, बस इतना बात है। एक, अब ये 3 CSS फाइल है। अब इसी तरह नीचे आओ, ये देखो ये JS फाइल, तो पहली JS फाइल है, ये तो jQuery के ऊपर थी। देखो CSS डिजाइनिंग के लिए होती और प्रोग्रामिंग के लिए समझ आगे। CSS ने लूप बनानी है, अब उस लूप एंड फील्ड से जो इंफॉर्मेशन जाएगी आएगी वो JS के थ्रू कोडिंग। अब ये देखो ये jQuery तो ऊपर भी है, नीचे तो यूज करूंगा, ये तो हर जगह यूज होती है jQuery, कहने का इसको तो हमने ऐड कर। ये डाटा टेबल वही है। अब ऊपर डाटा टेबल क्या क्या होगा? डिजाइन बनेगा और कोडिंग किसमें? ये JS के, तो ये आ गई। और उसके बाद ये टोस्टर, ये वही जैसे डायलॉग बॉक्स डिलीट होने के बाद मैसेज आए बढ़िया देखने में लगे, और उसके बाद एक आपका स्पीड अलर्ट, ये भी मैसेज होता है। जैसे आप लोग डिलीट बटन पे क्लिक करते हो तो डायलॉग बॉक्स आना चाहिए, बढ़िया सा फोटो आए, कुछ लिखे, ये भी डायलॉग, तो टोस्टर भी डायलॉग बॉक्स देगा और स्पीड अलर्ट। वो जब यूज करूंगा पता लग जाएगा कौन सा वाला आपको पसंद है और कौन सा हमने कहा यूज करना। तो डायलॉग बॉक्स और कुछ नहीं है, एक टोस्टर भी और स्पीड अलर्ट भी। और इसी तरह से एक आपका फॉन्ट हमेशा, ये किसके लिए होता है? इसमें बड़े अच्छे अच्छे आइकन है, जैसे हम लोग लिख रहे थे न्यू बुक, आपका भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसके आगे प्लस लिखा है, प्लस। एक जब कोई एडिट करे तो वहां रिसाइकिल भी ना है, सिंपल, सॉरी एडिट वाला सिंबल आ जाए, जैसे पेन पकड़ा हो और पिक्चर्स ही आ जाए। जब डिलीट करे तो डिलीट का जो बटन है, अभी तो हम सीधा लिख देते हैं ना, डिलीट टेक्स्ट, डिलीट के लिए रिसाइकिल भी ना। एक ऐसे आइकन जो हैं वो कहां से मिलेंगे? फॉन्ट, समझ आगे बात।
तो ये आपके पाथ, अभी इसको भी यूज करेंगे तो पता चलेगा। ठीक, तो ये सारे, एक चीज और समझ, ये जितने भी पाथ लिखे हैं इनके आगे ना CDN लिखा हुआ, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ, CDN। यहां भी है, ये ऊपर भी CDN लिखा हुआ ना। ये CDN होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। पता आपको CDN वैसे क्या होता है, किसी को बताओ? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। जब आपने ध्यान से सुनना है, ये समझेंगे, एक चीज बताने जा रहा हूं अभी। ये जो CDN होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इसमें हम क्या करते हैं, लाइव पाथ दे देते हैं। पूरा लाइव पाथ आ गया ना, https:// ये लाइव यूआरएल है, जैसे किसी वेबसाइट का होता है, ये बिल्कुल वो है। तो हमने यहां लाइव यूआरएल दे दी। ये CDN में हम ऐसे ही कर सकते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फायदा यह है कि कल को इस JS फाइल में जिसने बनाई है कुछ बढ़िया चीज इंप्लीमेंट कर दी तो हमें मिल जाएगी, नहीं? ये आपने लाइव दे दिया ना उस वेबसाइट का एक, तो वहां से मिल जाएगी। लेकिन उसकी ड्रॉबैक एक और है, अगर उसने पुरानी कोई चीज हटा दी जो हमने यूज की और नहीं डाल दी तो हमारा प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो अगर आपको चाहिए लाइव यूआरएल तो यही। अगर आपको लगता नहीं लाइव में पंगा पड़ सकता है कभी, मान लो उसने पीछे से फाइल चेंज करके कुछ और डाल दिया और मेरे कोड में फर्क पड़ गया, हो सकता है जब यूज किया हो मैंने, तो फिर उस केस में आप क्या करो, इस यूआरएल पे जाओ, ये ना datatable.net जो भी है, और ये वाली फाइल जो है वो डाउनलोड करो। फाइल का नाम यही है ना, इसको आप डाउनलोड कर लो। ये CSS फाइल यही है ना, एक, और इसको उठाओ, डाउनलोड कर लोगे और अपने प्रोजेक्ट में कहां रखते हैं, बोलो आता आप लोगों को, जल्दी रूट में जाओ। यहां JS रखते हैं, हम यहां भी CSS रख सकते हैं। एक ये बात है, यहां ना लिखना हो, एक इसका अपना बात तो है ही है, लेव जैसे JS है, एक बूटस्ट्रैप, टेस्ट, CSS यहां रख दो, डाउनलोड कर लो, और उसके बाद ये वाला पाथ फिर यहां से चेंज कर दो। जैसे इन्होंने ऊपर लिखा हुआ पाथ, ये देखो लिखा हुआ है, क्या बात है, लेव बूटस्ट्रैप, वही बात आ गया। करना ना, एक अगर आपने ये यहां रख ली इस CSS फोल्डर में, तो यहां का पाथ दे देना, और क्या है। एक कहने का मेरा दो तरीके से है, एक तरीका ये होता, ये तो लाइव यूआरएल दे, मान लो आपके कंप्यूटर पे नेटवर्क इंटरनेट है ही, तो लाइव यूआरएल तो चलेंगे जब इंटरनेट होगा, समझ गए आगे ना, ये तो ये नहीं चलेंगे। आप क्या करो, इन फाइल को डाउनलोड कर लो, इसी यूआरएल पे जाके मिलेंगे तो यही, और डाउनलोड करके CSS को CSS फोल्डर में रख दो और JS को JS फोल्डर में रख दो। JS कौन सी, जो नीचे 3-4 JS फाइल है, रख दोगे, और उसके बाद उसके पाथ आप यहाँ पे चेंज कर दो। जैसे ये लिखा हुआ है पाथ, ये देखो मैं बता देता हूँ, जैसे ये है ठीक, और यहाँ पे क्या चेंज करना है, ये नाम ही चेंज होगा, CSS / और जो इसका नाम होगा, मान लो आपने ये वाली फाइल रखी है, एक आपने क्या करना, फिर इस फोल्डर पे रखी होगी, इसका पाथ दे देना, बस कहानी का तो और क्या। ठीक, फिर आपको इंटरनेट हर समय नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम एक्चुअल सिनेरियो देखें प्रोजेक्ट का, एक्चुअल लाइव करते हैं, कोई इंटरनेट चलता ना, दिमाग ना है, किसी ने वेबसाइट खोलनी होगी, कल इंटरनेट होगा तो ही होगा। लाइव में परफेक्ट है, लेकिन आपको मैंने दोनों तरीके समझा दिए, फिर आप इस तरह की यूआरएल। अभी हम लोग
लाइव वाला ही रख रहे हैं जो था एक। तो ये आपने सीपीएम यूज किया, तो बोले नहीं जी सीपीएम तो लाइव उठाता है। कहते लाइव में ये है कि क्लाइंट ने पीछे को चेंज करते तो हमारा प्रोजेक्ट पे देखना पड़ जाए, तो हम ऐसे लोकल बात ले सकते हैं। लोकल बात हो गया ना, फाइल को डाउनलोड करना क्लियर है जी। एक और आप बोलो नहीं जी क्लाइंट ने आजकल लेटेस्ट गूगल सर्च होती है, लेटेस्ट कोई चीज चेंज कर दो हमारे प्रोजेक्ट में चाहिए, ये वाली चल जाएगी। एक हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, फिर ये भी है ना फायदा। फायदा नुकसान ये जगह होता है जैसी रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से चेंज कर, वो बाकी चीजों में चेंज कुछ नहीं करना, आगे जो मैं इंप्लीमेंट कर। एक चीज और मन करता बताने का, आपने नोटिस किया होगा ज्यादातर फाइल मिन मिन लिखा है, लेकिन आप यहाँ नजर मारें यहाँ पे ये देखो जैसे bootstrap.css की है, bootstrap.min.css की है, क्या फर्क है दोनों? हल्की होगी दोनों फाइलें। जब आप डाउनलोड करोगे ना उसकी मिन भी होगी। आप देखा नहीं जो थीम आप bootstrap से लेते थे, तो जब थीम में bootstrap फाइल लिखो तो bootstrap.css bootstrap.min.css, क्या फर्क है? मिन और बिना मिन से क्या फर्क है, क्या बोलो? तो याद रखना जब डेवलपमेंट करते हैं तो हम विदाउट मिन वाली चलती है। मिन वाली जो होती जब आपका प्रोजेक्ट प्रोडक्शन पे जाता है, कहां जाता है? लाइव। जैसे ही अभी तो हम पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, डेवलपमेंट पॉइंट, ये कहते हैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट लाइव होगा, सर्वर पे होगा, उस समय वहां सारी कौन सी फाइल होती है? मिन। मिन बेसिकली क्या होती है? कॉम्पैक्ट फाइल होती है। एक उसमें वो चीजें होंगी जितनी आपको चाहिए। एक मिन का मतलब हो गया ना कॉम्पैक्ट फाइल, और फुल फाइल थी जो ये है, ये आपकी फुल है, और मिन जो है वो क्या? उसकी कॉम्पैक्ट। तो अभी आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। जब ये प्रोजेक्ट पब्लिश होगा, जब ये प्रोजेक्ट लाइव होके सर्वर पे डालेंगे, उस समय जो है मिन होती है, अपने आप मिन उठाता है। उस समय वाली सारी फाइल क्या उठाएगा? वो मिन मिन वाली, नॉन मिन भी उठाएगा। आगे बात आप याद रख लो, मिन किसके लिए होती? प्रोटेक्शन के लिए। विदाउट मिन किसके लिए होती? डेवलपमेंट के लिए। बस ऐसे याद रख सकते हो। और यहां देखा इन्होंने सीधी ही मिन लिख दी, ठीक, तो भी कोई इसमें लॉस नहीं है। प्रोटेक्शन पे मिन नहीं जाएगी, एट द एंड ऑफ तो यही जाएगी। चलो यानी आप रख लो प्रोटेक्शन के लिए मिन होती, और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आप मिन के बिना यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा ये फाइल पहले मिन ही थी, आपको याद होगा जब थीम अप्लाई किया था, मैंने मिन हटाया। एक मिन तो कॉम्पैक्ट होती है और वो उसमें फुल वर्जन होता है, बस इतना ही फर्क। चलो तो आपने क्या करना, क्लास के बाद एक आपने ये लोगे जी, पता ही ना कहां कहां कॉपी पेस्ट करनी है। लेआउट में जाके ऊपर CSS और नीचे हो गया जी इतना काम। चलो बढ़े आगे, समझ आ गया? अब उसके बाद आपने क्या करना है, तो ये क्लोज कर दो, इसका काम हो गया। अब आप आ जाओ अपने इंडेक्स वाले पेज, प्लेस और इंडेक्स के HTML। तो ये सारा हमने बना दिया था डिजाइन, तो अभी बताया। इसके बाद एक क्या करना है, कौन सा पेज बदल गया? BR और BR ले रहे हैं, और यहां पे H2 की हेडिंग दे दो। याद रखना H1 एक ही लगा, कई लोग लगा तो देते हैं H1, लेकिन वही बात है रिस्पॉन्सिव में वो प्रॉपर अप्रोच रूल नहीं कहते। जिसे एक H2 यहां मैंने लिख दिया, और है तो वही है, काम तो ऊपर वाला ही होगा।
डाटा वही होगा, क्लास दे दी, टैक्स आइकन, डेंजर, टैक्स आइकन, सेंटर। एक बार इसे साथ में रन भी कर लो, एक और देख भी लेते हैं कि हो रहा चेंज की नहीं। इंडेक्स अभी तक सिर्फ एक स्टेप किया कि लेआउट में वो रेफरेंस ऐड करो, बस याद रखना। अब वो रेफरेंस कौन कौन से कहां यूज हो रहे तो मैं साथ साथ समझाऊंगा। ठीक, ये और आ गया, इसका ये चलता रहेगा, हम नीचे अपना। और अब हम लोग अपना क्या बनाएंगे यहाँ पे, टेबल। ठीक, तो ये देखो टेबल, और एक नहीं आपने याद रखना इसका आईडी देना है, ये चीज है। इस टेबल के अंदर वो डाटा टेबल अप्लाई करना जिसमें सॉर्टिंग, फिल्ट्रेशन, नेविगेशन हो। तो इसका आईडी कुछ भी दे दो, मैंने दे दिया टीबीएल टेबल। ठीक, और क्लास, बाकी क्लासेस तो आपकी डिजाइन वाली वही अप्लाई कर लेंगे। टेबल आइकन, बॉर्डर, टेबल आइकन, स्टाइल, टेबल आइकन, एक एक्टिव, कुछ भी आपने ऐसा दिया। बस नई चीज जो है क्या याद रखनी, बोलो। और इंडेक्स पेज में कुछ नहीं किया, ऊपर वाला ऊपर और करके नीचे लिख रही है। ठीक, और उसके बाद टी है, बताइए, और यहां पे टी आर टेबल रो, और हेडिंग क्या होंगे वो मैं यही रखूंगा, सेम। देखने में तो वही लगे, टाइटल, ऑथर, आईएसबीएन, प्राइस, ये उसी का डुप्लीकेट वर्जन बन रहा है। बस फर्क कितना है, इसमें फीचर्स ज्यादा होंगी। अभी नहीं, अभी तो टेबल बना है। लो, अब ये टीबीएल डेटा हमने बनाया है, इसके ऊपर डाटा टेबल अप्लाई कर। डिजाइन में अब ऐसे नजर मार लो कुछ फर्क पड़ा है, हेडिंग तो आने ही, वही जो ऊपर वाले थे टाइटल, ऑथर, आईएसबीएन, प्राइस, जो भी आपके होंगे वो हेडिंग आपने दे दी। आगे ठीक है, एक, अब ये हेडिंग आ। अब नेक्स्ट पार्ट आएगा कि इसमें डेटा कहां से आएगा। अब डेटा जो है, एक उसको एक्सेस करने का थोड़ा सा काम जाम यहां लग होगा। एक, यहां पे आपकी जेएसएन यूज होगी, jQuery यूज होगी, सब कुछ यूज होगा। तो बड़े ध्यान से सम, अभी तक तो कुछ नहीं लगा ऐसा, वो रेफरेंस ऐड कर लिए। एक, अब आपका नेक्स्ट जो पिक्चर है, तो ये पहले एक, इसमें हमने डेटा कम्युनिकेट करवाना है। एक, उसके लिए हम यहां बनाएंगे कंट्रोल, लेकिन यहां पे हम लोग यूज करेंगे एपीआई का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट होगा, एपीआई का कंसेप्ट। एपीआई क्या होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। थोड़ा सा मैं एक बताया भी था मेरे ख्याल, बताया था नहीं, वो एएसएम रिटर्न नहीं करवाया था, कंट्री स्टेट सिटी वाला, वही है। एक तो एपीआई में बड़े एग्जांपल दे दे के बताया था कहां कहां यूज होती है, यहां भी हमको यूज करने वाले। एक तो उसके लिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे कंट्रोलर। हम बनाते थे एमबीसी कंट्रोलर, हम इसमें बनाएंगे एपीआई कंट्रोलर। एमबीसी कंट्रोलर हमें आता है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। चलो जी, इतना लिख लिया। अब आप लोग यहीं पे, अब इसमें थोड़ी एमबीसी की कहानी ऐड होने वाली है। ठीक, और ये देखो
यहाँ पे प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, ऐड न्यू फोल्डर, और इस फोल्डर का नाम रख दो कंट्रोलर। कंट्रोलर जैसे एमबीसी का कंट्रोलर होता है, ठीक। और इसके अंदर हम एक कंट्रोलर बनाएंगे, बुक कंट्रोलर। क्या नाम रख लेंगे? बुक का कंट्रोलर, ठीक है। याद आ रहा है एमबीसी तो आप ये तो पढ़ना है इतना, ठीक। यानी कोई बोले रेजर पेजिंग में एमबीसी करना है तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें एमबीसी आता है, ठीक। कंट्रोलर्स पे राइट क्लिक करो, ऐड कंट्रोलर, और यहां चूज करो कंट्रोलर की जगह एपीआई ऊपर। क्या चूज करना है? एपीआई। एक, और यहां पे एपीआई कंट्रोलर। यहां पे हम लोग कौन सा यूज करते थे? एमबीसी कंट्रोलर। एपीआई क्या है? एपीआई हमेशा डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, और डेटा कम्युनिकेट करने का जो फॉर्मेट है, जिसे हम लैंग्वेज कहते हैं, वो एक ही रखा हुआ आपको यूज होता है, JSON। बताया था JSON, जावास्क्रिप्ट ऑनलाइन नोटेशन। नहीं बताया? याद है? नहीं? हाँ। तो एपीआई कंट्रोलर एम्पटी, ये ऑप्शन चूज करो और ऐड, और यहां कंट्रोलर का नाम, उसमें कंट्रोलर तो लिखना ही है, आगे मैंने लिख दिया वो कंट्रोलर। क्या लिख दिया? वो कंट्रोलर, और ऐड कर। और ये देखो यहां पे ये बुक कंट्रोलर आ गया, ठीक। क्या आ गया? बुक कंट्रोलर, ठीक। और ये देखो ऊपर लिखा आ गया एपीआई कंट्रोलर। अगर गलती से आप एमबीसी कंट्रोलर भी ऐड कर लो ना, और उसके ऊपर आप लिख दो एपीआई कंट्रोलर, तो वो बन जाता है एपीआई कंट्रोलर। इसलिए आप कंफ्यूज नहीं करें, ठीक। और यहां पे ये देखो राउट, ये पढ़ा था एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग, कि आज इस एपीआई को एक्सेस करने का क्या यूआरएल। तो मैंने बोला एपीआई स्लैश क्या उठाएगा? जो कंट्रोलर का नेम है, और कंट्रोलर का नेम क्या हमारा? बुक। एक कंट्रोलर का नेम क्या है? बुक। अगर आप खुद भी बुक लिख दो, ये यूआरएल बन जाएगा। आपने यहां लिख दिया एबीसी, तो आप इस कंट्रोलर को एक्सेस करना हो तो लिखना पड़ेगा एपीआई स्लैश एबीसी, चलेगा, ठीक। अगर आप यहां लिख दो ऐसे जैसे था, तो ये ऑटोमेटिकली जो स्क्वायर ब्रैकेट में कंट्रोलर है, ये आपका एक वेरिएबल है, ये कंट्रोलर का नाम उठाएगा। तो हमारे कंट्रोलर का नाम क्या है? वो। तो इसका नाम बना देगा एपीआई स्लैश वो। वैसे अच्छी अप्रोच ये होती, आप यहां खुद लिखते एपीआई स्लैश वो। इसका फायदा क्या है? अब मैंने ये एपीआई कंट्रोलर बनाया, मैंने एपीआई का यूआरएल आपको दे दिया, क्या जी इसको करना एक्सेस तो एपीआई स्लैश बुक को, लेकिन बाद में मैंने कंट्रोलर का नाम चेंज कर दिया यहां पे, तो यूआरएल तो यही रहेगा ना। अगर मैं यहां रहने देता स्क्वायर ब्रैकेट में कंट्रोलर, तो फिर ये उठाता बुक ए, और मुझे क्या करना पड़ता? ये यूआरएल आपको दोबारा देना पड़ता, वही यूआरएल चेंज होगी। इसलिए अच्छी अप्रोच ये है कि आप यहां खुद लिख दिया करो जो भी आपने देना है।
ये कोई एपीआई स्लैश कीवर्ड नहीं है। एक आप लिख दो माई नेम इज दिस, यूआरएल में आएगा। तो पढ़ाई पढ़ाई हाँ गया था वहां, ये राउटिंग कैसे काम करती है। कुछ भी लग रहा है तो कुछ भी हो सकता है, तो पैटर्न है, बताया था ना ये, तो बताया इसलिए ना यूज करना है। आपने क्या सोचा, करना ही था? नहीं क्लास आ गया। आपने देखा होगा वहां क्लास होती थी कंट्रोलर, यहां कौन सी आ गई, कंट्रोलर बेस। ये भी चलेगी, लेकिन अगर मैं यहां कंट्रोलर कर दूं तो भी चल जाए। कंट्रोलर क्लास थी ना, आप क्या करो, कंट्रोलर की F12 प्रेस करो, यहां पे देखो, जब कंट्रोलर है तो इसमें तो ऑलरेडी इनहेरिट है कंट्रोलर बेस, तो इसका जब कंट्रोलर इनहेरिट हो गई तो ऑलरेडी है इसमें, तो इसके लिए फिर कंट्रोलर भी चल जाएगा आपका एक। तो इसलिए जो कंट्रोलर वाला कंसेप्ट है वो भी आप लोग यूज कर सकते। ठीक है, अब यहां पे आपने एपीआई बनानी है, तो डाटाबेस का काम जाम तो है ही है, एक वो सारा स्ट्रक्चर हम लोग यहां पे फॉलो करेंगे। तो चलो बनाओ फिर, और क्या करना, क्या लिखते हैं, प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन, डाटाबेस को एक्सेस करना है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे वही सेव और कंस्ट्रक्टर है, और यहां पे क्या आ गया, क्लियर है जी। ये तो डाटाबेस है। अब हम लोग एक मेथड बनाएंगे गेट ऑल, ये देखो HTTP गेट, क्या लिखा ऊपर, गेट। ये एंड पॉइंट होते हैं एपीआई के अंदर, एक टॉपिक है एपीआई, वेब एपीआई, 15 लगते हैं, 15 से ज्यादा। अब हम डिटेल में एपीआई पढ़ेंगे, इसलिए आप उस पर कंफ्यूज नहीं होंगे। तब हमने वेब एपीआई डिटेल में पढ़े, क्लियर है जी। अभी जितनी जरूरत है हम उतना पढ़ेंगे। आप इतना याद रखो, एपीआई किसके लिए होती है, डेटा कम्युनिकेट करने के लिए। अगर मुझे डाटा रीड करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, HTTP है, और यहां पे आपने पब्लिक, और यहां पे आई एक्शन रिजल्ट वही है सेम, और इसका नाम दे दिया गेट ऑल। अब हम कोड में एक्शन रिजल्ट की जगह आपका आई एक्शन रिजल्ट यूज हो, गेट ऑल, ठीक। और गेट ऑल क्या, ये डिस्प्ले का कोड है, और इसके लिए फिर आपने कैसे JSON में कन्वर्ट करके रिटर्न करना है। तो ये वेरिएबल ले लिया बुक प्लेस, और यहां पे अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट वही बुक्स डॉट टू प्लेस, ठीक आ गया इसमें। और उसके बाद ये रिटर्न करना है किस फॉर्मेट में, देखो जब JSON आ गया, ठीक, तो यहां पे ठीक आपकी मतलब ये है कि ये एपीआई है, बस सिंपल समझिए। ये देखो रिटर्न JSON
और JSN क्या है? डेटा का फॉर्मेट जो सबको समझा। तो ये आपकी एक API बन गई गेट ऑल के नाम से। क्लियर है जी? अब हम इसको टेस्ट करेंगे चल भी रही है कि नहीं। बन गई, बस हो गया। डिस्प्ले का कोड है और क्या नॉर्मल एक, लेकिन वो JSN में आया होगा। किसमें आया होगा? JSN। ठीक, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो रन करोगे तो URL क्या होगा? API / क्या लिखा हुआ ऊपर? वो और /get all। ठीक, तो इसका एक्चुअल URL है, लेकिन वो कैट यहां से भी समझ लेता है कि डिस्प्ले के लिए ये एंट्री पॉइंट होते हैं। HTTP कैट, पोस्ट कैट, पुट पढ़ेंगे, वो जब आगे API पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी सिंपल डिस्प्ले के लिए ब्रेक पॉइंट लगाया। अब ऊपर हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था ये तो सिंपल रेजर पेज थे, सिंगल पेज एप्लीकेशन थी, और हमने यहां पे इसके अंदर ऐड कर दिया कंट्रोलर। फिर तो MVC 1 कंट्रोलर तो MVC में, तो इसको तो नहीं समझ आएगा ये कंट्रोलर है, तो नहीं पता है। तो लिख दिया कंट्रोलर फोल्डर बनाने से MVC हो गया। ये भी हमें ठीक करना पड़ेगा। ये देखो URL में जो आ रहा है / क्या लिखना है? API / वो एक कैट ऑल नाम ही लिखो, वो यहां से पता लग जाता है HTTP कैट। अगर लिख भी दोगे / क्या था? कैट ऑल लिख दिया, एंटर कुछ नहीं, क्योंकि उसको नहीं पता API / book क्या आपका। तो अब आपने क्या किया? जब MVC प्रोजेक्ट उठाओ जो हम लोग पहले बनाते थे, तो उसमें MVC की कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी ऐड होती थी। अब आपने कान घुमा के पकड़ा है, आपको इसकी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। कहां जाओ? startup.cs, ध्यान से चले गए, और यहां पे ये देखो, यहां जहां कनेक्शन सिंह लिखा हुआ, एक यहां पे देखो, यहां लिखा हुआ services.add razor pages। एक जब रेजर पेज का प्रोजेक्ट ये, तो आपने क्या किए? तो चलेगा ही, तो सर्विसेज डॉट यहां पे ऐड कंट्रोलर देखोगे कहीं ना कहीं लिखा होगा। क्या लिखा हुआ? ऐड कंट्रोलर, जो पहले नहीं था। कहां लिखा? ऐसे startup.cs और कॉन्फ़िगर सर्विसेज, और कॉन्फ़िगर सर्विसेज के अंदर जो कनेक्शन सिंक है उसके बाद में लिख लो, या पहले क्या यहां भी लिख सकते हो, बाद में कोई बात नहीं। मैंने यहां लिख दिया ऐड कंट्रोलर। ठीक, एक आपने यहां भी ऐड करना है लास्ट में। ये यहां पे लास्ट में आओ, यूज एंड पॉइंट, यहां, क्योंकि सारा रेजर पेज का कंसेप्ट है, बट आपने इसमें ऐड कर दिया, तो यहां पे मैप कंट्रोल।
कहां लिखा, उसी में लास्ट में जाके पता चल जाएगा। बेसिकली जो प्रोजेक्ट था वो रेजर पेजेस के साथ था, एक वो खत्म हो गया, रेजर पेजेस के तो कैसे काम करता हो गया, करवा दिया। ये तो हमने कान घुमा के पकड़ा, थोड़ी सी अच्छी चीजें इम्प्लीमेंट करनी है तो हमने इसके अंदर भी एमबीसी आर्किटेक्चर है। एक या तो इसका तरीका क्या था, या नया प्रोजेक्ट बनाता, फिर मैं एमबीसी वाला प्रोजेक्ट चूज करता, तो मंडे से तो एमबीसी चलना है, वहां ये 2 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं होगी, कंट्रोलर डिवाइड ना वर्क है, और क्या है पता होना चाहिए। एमबीसी आर्किटेक्चर में, सॉरी रेजर पेजेस आर्किटेक्चर में, तो एमबीसी आर्किटेक्चर कैसे ऐड करना है, कल को एमबीसी आर्किटेक्चर में रेजर, तो रेजर का ऐड करना होगा, क्या होगा, यही होगा मैप रेजर पेजेस, ऐड रेजर पेजेस ऊपर ऐड दे। एक कितना परेशान कर देती, इतने एंगल से सोचना पड़ता है। एक हमेशा कहता हूँ प्रोग्रामिंग वही है जो पैशन से करे, मन ना करे उठने का, ये तक करके उठना हो, तभी उसमें मजा आता है। एक और मेरे ख्याल से आप इतने दिनों से लेक्चर लगा रहे हैं, इतने आ रहे हैं, जितना होगा तभी आ रहे हैं, तो छोड़ देते मुश्किल कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अपना डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग पढ़ने का तरीका जो है, ये देखो आप लिखें, क्या पता चल जाए, मुझे नहीं पता अभी, वो तो तब गलती हो, क्या लिखा था पिछली बार, /API /वो आगे आगे ब्रेक वर्ड लगाया हुआ, F10 आ गई। अब आप JSN की देखना है, डाटा का डिस्प्ले करने का, एक ये देखो, ये डेटा जो आया है वो JSN में, अभी आपको दिखाता हूं। JSN बोल रहे, देख तो लो कैसी होती। JSN में की पेयर में डाटा आता है, ये लो, एक ये देखो, ये डेटा जो मैंने वहां लिया था, ध्यान से, ये आईडी 1, टाइटल, ये ऑथर, आ रहा डेटा देखो, ये आ गया, फिर आईडी ये 3, 4 आ रहा, नहीं आ रहा है, देखो बना, एक ये डेटा है, ये आईडी, इसमें की पेयर में डाटा होता है, किस पेयर में होता है, की पेयर में। देखो आईडी की है कॉलम का नाम, लेकिन एक चीज नोटिस करो, कॉलम का फर्स्ट लेटर स्मॉल, ध्यान से देखो। अब आपने जब एपीआई बनाई, डेटा JSN में आ रहा है, ये है JSN, और देखो आईडी का आई स्मॉल में, टाइटल का T स्मॉल में, ऑथर का A, ISBN में तीनों ही, क्योंकि वहां चारों कैप्स में थे ना, उसने चारों लिंक इसमें कर दिए स्मॉल। ठीक, अगर आपका पहला कैप्स में हो, एक बाकी स्मॉल, पहले को ही कैप स्मॉल में करें। एक और ये देखो प्राइस का P स्मॉल। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि JSN फॉर्मेट में जो डाटा आता है वो की पेयर में आता है। दूसरा, जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा क्या होगा, कॉलम का स्मॉल। हमने डेटाबेस में चाहे कैप्स में रखा, चाहे जिस मर्जी में रखना हो। ठीक, तो ये चीज आपने, ये देखो ना, यहां से आप एक का देखो स्ट्रक्चर कैसे डाटा आया है, बाकी छोड़ो, एक का देखो क्या है, आईडी आई स्मॉल में, टाइटल का T कैप स्मॉल में, ऑथर का A, प्राइस का P, और IS में चारों कैप में चारों स्मॉल। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि डेटा जो है, तो अब आपका ये वाला काम, एपीआई तैयार होगी। क्या टाइम लगा, डेटा JSN में आ गया, एक आप बोलो JSN
आपको मैंने बताया था, आपको एग्जाम्पल देके कि मेक माई ट्रिप पे सारी एयरलाइन की डिटेल होती है, नहीं होती? कितने बजे वो एयरलाइन की डाटाबेस से आ रही होती है। ऐसे ही होटल में अलग अलग, अब एयरलाइन ही देख लो 15 है, 15 वेबसाइट से डाटा आ रहा है, 15 डाटाबेस। किसी का प्रोजेक्ट जावा में होगा, पाइथन में, .NET, PHP अलग अलग होगा। तो जो डाटा पहुंचेगा वो ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए जो लैंग्वेज सबको समझ आए। तो JSN जो है वो सबको समझ आती है। ये डेटा किस फॉर्मेट में आया आपका? मेरा जी, चलो, तो ये आपकी API तैयार हो गई। बस इतना ही था, बुक कंट्रोलर बनाया एक। अब हम लोग इसको कॉल करेंगे, और कॉल कैसे करेंगे ये सारा क्लोज करो। और अभी पिक्चर बाकी है, अब ध्यान देने वाला है। इसको कॉल करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, jQuery का कोड लिखना है, एजेक्स का कोड लिखना है। अभी हम कोड लिखना शुरू करें। एक ये सीधी कोड में नहीं होगा ये नाम जाम, तो ध्यान से देखोगे आप, लेकिन आप ये लेकिन तो रोज ही करना है। आज आपको थोड़ा सा लगेगा। अब आप www रूट में जाओ और ये JS फोल्डर बना हुआ, इसमें हम अपनी JS फाइल बनाएंगे। ठीक, ध्यान से, और राइट क्लिक ऑन JS, ऐड न्यू आइटम, ऐड न्यू आइटम। और यहां पे क्या चूज करोगे? जावा स्क्रिप्ट। नहीं आ रहा है तो यहां से आप सर्च मारो, ये देखो आगे जावास्क्रिप्ट फाइल। और इस फाइल का नाम रख दिया क्या? book.js। बुक रखा तो हमने book.js। एक ये जावास्क्रिप्ट फाइल, बुक नाम रख दिया, ऐड किया। अब JS फोल्डर के अंदर ये देखो book.js। एक, अब उसके बाद आपने अब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। तो सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल वैर एक ऐसी डाटा टाइप है, हमने पढ़ी है वैसे, जिसमें किसी भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो कहानी खत्म कि जावास्क्रिप्ट वगैरह में डाटा टाइप पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी स्टोर कर लो इसमें। और ये एक वेरिएबल ले लिया डेटा टेबल को स्टोर करने। ये एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया ऊपर, इसको मैं पूरे पेज पे कहीं पे यूज कर सकता हूं। डेटा टेबल। अब हम लोग डॉलर, और ये देखोगे केस सेंसिटिव होता है, सब हेल्प में आता है। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ये jQuery का सिंटैक्स है। जैसे ये फाइल कॉल होगी तो कौन सा कोड सबसे पहले चलेगा? वो ये, जैसे पेज लोड इवेंट होता था, जब आप रन करते थे तो पेज लोड इवेंट आपका ऑटोमेटिकली कॉल होता था नहीं होता उसका कोड? बिल्कुल। तो जावास्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं? डॉलर इसका सिंटैक्स है, डॉक्यूमेंट कीवर्ड है, डॉक्यूमेंट इसको कहते हैं पेज को, डॉट रेडी, ये रेडी मेथड है जो ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब आप इस फाइल को कॉल करो, कहीं पर कॉल करो। अब ये रेडी मेथड बनता कैसे है, ये सिंटैक्स देखना है। रेडी, इसके अंदर हम फंक्शन बनाते हैं। तो इसमें फंक्शन कैसे बनेगा? ये फंक्शन कीवर्ड और इसकी ब्रैकेट लगा दी, और उसके बाद ये इसकी कर्ली ब्रैकेट लगा दी। ये फंक्शन बना है जिसका कोई नाम नहीं दिया, और जिस फंक्शन का कोई नाम नहीं देते उन्हें कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं कैसे बना। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी तक तो समझ आ गया। एक, अब इसके अंदर एक फंक्शन बनता है, ये सीधा ऐसे नहीं चलता कभी। फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन बना हुआ, देखो फंक्शन कीवर्ड,
ये फंक्शन की राउंड ब्रैकेट पे नाम तो नहीं दिया फंक्शन का, ब्लॉक बनाए और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट दोनों कौन कौन सी, ओपनिंग और क्लोज, बस एंटर प्रेस कर दी। एक अब ये एक फंक्शन बना है, ये इसकी राउंड ब्रैकेट और ये इसकी कर्ली ब्रैकेट और ये कर्ली क्लोज हो, और ये रेडी मेथड की एक क्लोजिंग ब्रैकेट। तो हमने रेडी के अंदर लिखा है, तो इसका मतलब ये होगा जब ये पेज लोड होगा, कॉल होगा, तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी जो है एक ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। और यहां पे ये देखो, तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी क्लियर है जी, और फंक्शन क्लियर है। तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर जो कोड लिख दोगे ना अपने आप चलेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक लोड डेटा टेबल नाम से फंक्शन बनाऊंगा, अभी बनाया नहीं, वो मैं नीचे बनाने जा रहा हूं, और उसको हमने यहां पे कॉल कर क्या कर लिया, लोड डेटा टेबल। लोड डेटा टेबल क्लियर है। अब इसके अंदर अब होगा क्या, पहले समझो, ये तो वेरिएबल क्लियर क्या तो यूज नहीं हुआ। ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब इस पेज को कॉल करेंगे, और इसमें क्या लिखा, एक मेथड है लोड डेटा टेबल जो हमने नीचे बनाना है एक, और इसके अंदर हम सारा काम धाम लिखेंगे, कैसे एपीआई को कॉल करना है, ये सारी कहानी। ये देखो, ये डाटा टेबल जो ऊपर वेरिएबल लिया हुआ, ठीक दिया हुआ ना, इक्वल टू, अब यहां एक्सेस करना है जो हमने इंडेक्स पे जो बनाया था। क्या बनाया था इंडेक्स पे, बोलो, ये इसका क्या दिया था यहां पे, आईडी टीबीएल डेटा। तो अब हम सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी एचटीएमएल वेरिएबल को कैसे एक्सेस करना है। तो पहली बात डॉलर इसका सिंटैक्स है, और यहां पे किसी को आईडी से एक्सेस करना हो तो हैश लगता है, और आगे उसका नाम दे दो टीबीएल डेटा। ऐसे आईडी से एक्सेस करना हो तो टी हैश लगता आगे, और डॉलर इसका jQuery का सिंटैक्स, डॉट, और यहां पे डेटा टेबल ये लिखा, ये उस डेटा टेबल को एक्सेस करेगा तो वो जेएस फाइल और सीएसएस फाइल हमें है, और इसकी कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम अपना सारा कहानी लिखने जाएंगे, कैसे डेटा आएगा एपीआई से, कैसे एक्सेस करेंगे, और कल आओगे कल ही बताएंगे। नई चीज है, अब आपको लग रहा है तो गड़बड़ी ना हो जाए, मैंने क्या बोला था, अब रोज ही करना है। पहली बार आपको मुश्किल लगेगा ये सिंटैक्स, लेकिन जब 50 बार लिखोगे तो मुश्किल नहीं लगेगा। एक कल आपको जब इसकी कई बार कोड ऐसा होता है जिसके जब आउटपुट ना आए तब तक हमें इंटरेस्ट नहीं बनता, जब इसकी एक्चुअल आउटपुट आएगी आपको मजा आएगा, ये कोड तो बड़ा इंटरेस्टिंग बन। अब थोड़ा तो समझना पड़ेगा ना, अभी तो आप लोग डेवलपर